नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। किसने तैयार किया इंजन, किसने दिए इंस्ट्रूमेंट? आदित्य L1 मिशन में इन सरकारी कंपनियों ने दिखाया दम। आर्टिकल 370 को लेकर चल रही थी सुनवाई। याचिकाकर्ता को लेकर एससी में केंद्र ने कही ये बात। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इस मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। 500 करोड़ पार हुई गदर 2, चौथे रविवार कमाए 8 करोड़। मात्र 24 दिन में सबसे तेज 500 करोड़ कमाने का बनाया रिकॉर्ड। मेड इन इंडिया हथियारों में बढ़ रहा विदेशों का इंटरेस्ट। रक्षा निर्यात 6 साल में 10 गुना बढ़ा। बीते साल 16,000 करोड़ की बिक्री हुई। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में हल्ला बोल जारी है। राज ठाकरे ने दिया ये बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। 2 सितंबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए सूरज के कई राज मालूम चल सकेंगे, लेकिन इस मिशन की कामयाबी में कुछ सरकारी कंपनियों का भी बड़ा योगदान है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेस में पहुंच गया है। इतिहास रचते हुए भारत ने 2 सितंबर को ये शानदार कामयाबी हासिल की। इस मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है, लेकिन इस मिशन में जितना योगदान इसरो के वैज्ञानिक का है, उतना ही केरल के कैल्ट्रॉन समेत 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU सरकारी कंपनी का भी है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, स्टील एंड इंडस्ट्रियल फॉरेंसिक लिमिटेड, त्रावणकोर कोचिन केमिकल्स और केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के भारत में बनाए गए प्रोडक्ट्स का ही आदित्य L1 मिशन में इस्तेमाल हुआ है। PSU की इस उपलब्धि का राज्य के उद्योग मंत्री P राजीव ने फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया। मंत्री ने कहा कि कैल्ट्रॉन ने 38 इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल तैयार किया, जिसका इस्तेमाल PLLV C57 लॉन्च व्हीकल में किया गया था। अब इसका उपयोग आदित्य L1 को स्पेस में भेजने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैल्ट्रॉन ने मिशन के लिए जरूरी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल के लिहाज से टेस्ट सपोर्ट भी दिया। राजीव ने कहा कि आदित्य L1 लॉन्चिंग व्हीकल के अलग अलग फेज के लिए फोर्सिंग को SIFL ने भारत में तैयार किया था। फोर्सिंग धातु को पीट कर या प्रहार कर उसे अंतिम प्रकार देने की प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि SIFL के लॉन्चिंग व्हीकल के प्रोपेलेंट, टैंक, इंजन और रॉकेट बॉडी के लिए कई अन्य फोर्सिंग और कंपोनेंट्स को भी स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि ये कैल्ट्रॉन और SIFL के अलावा TCC ने भी मिशन में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य की इस केमिकल कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 150 मीट्रिक टन सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल की सप्लाई की। मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि इन सब के अलावा रॉकेट के सैटेलाइट सेपरेशन सिस्टम के लिए जरूरी अलग अलग कंपोनेंट्स की सप्लाई KAL ने की थी। SGI डिवाइस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में केंद्र की ओर से पेश SG तुषार मेहता ने बताया कि लोन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। वहीं विधानसभा में पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए वो माफी मांगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए माफी मांगे। लोन पूर्वोत्तरी जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं।
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्य पीठ से कहा कि लोन प्रावधान के निरस्तीकरण को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, लेकिन उन्हें बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। साथ ही सदन में नारा लगाने के लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। मामले की सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस संजय किशन कौशल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल रहे। इस दौरान बेंच ने कहा कि जब लोन के प्रत्युत्तर की बारी आएगी तो वह उनसे एक बयान देने को कहेगी। न्यायालय ने कहा कि उसने अखबार के प्रकाशित खबर पढ़ी है और अदालत में दी दलीलों पर संज्ञान लिया है। मेहता ने कहा, वरिष्ठ नेताओं की ओर से दिए जाने वाले इन बयानों का अपना काफी असर होता है। अगर कोई माफी नहीं मांगी जाती तो उसे दूसरे लोगों को भी हौसला बुलंद होगा। इससे जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाए कदमों पर असर पड़ेगा। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश और अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का समर्थन कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश त्रिवेदी और वी गिरी ने मेहता का समर्थन किया कि लोन को नारे लगाने के लिए माफी मांगते हुए एक हल्फनामा दाखिल करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में नेका नेता लोन के खास पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वह एक अलगाववादी ताकतों के समर्थक हैं। कश्मीरी पंडित युवाओं का समूह होने का दावा करने वाले रूट्स इन कश्मीर ने शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप अर्जी दायर कर मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों और तथ्यों को रिकॉर्ड करने पर लाने का आग्रह किया था। अर्जी में आरोप लगाया गया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन पीएम द्वारा किया जा सकता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि यूपी के सीएम मंगलवार दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन पीएम द्वारा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह तैयार हो गया है और पहली मंजिल का निर्माण पूरा होने के साथ ही अगले साल मकर संक्रांति के बाद 16 से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 20 अगस्त को हरिद्वार पहुंचे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने संतों से मिलकर उन्हें मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी और उन्हें मंदिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता भी दिया। राय ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद 16 से 24 जनवरी 2024 के बीच किसी भी तिथि को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए साधु संतों को फिलहाल मौखिक निमंत्रण दिया जा रहा है और विधिवत निमंत्रण नवंबर में दिया जाएगा। मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में उन्होंने संतों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गर्भगृह में रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का स्थान पूरी तरह से तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 मंजिला मंदिर की पहली मंजिला की छत का काम 80% पूरा हो चुका है। राय ने बताया कि मंदिर में भक्तों के दर्शन के साथ साथ उसका निर्माण कार्य भी चलता रहेगा और इससे ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त को अयोध्या जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई है। अयोध्या के मंडलायुक्त कार्यालय में हुई इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नितेश कुमार ने कहा, इस बैठक के एजेंडा में समारोह में शामिल होने जा रहे 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, खान पान और साफ सफाई की व्यवस्था भी शामिल थी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इतनी भारी भीड़ में प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। सनी देओल स्टार्टर फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है।
ये फिल्म अब 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। इसने अपने चौथे रविवार को रिकॉर्ड तोड़ 7.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म का टोटल कलेक्शन 501 करोड़ रुपए हो चुका है। अब इसकी निगाहें बाहुबली 2 के कलेक्शन रिकॉर्ड पर है। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 510.99 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मात्र 24 दिनों में 500 करोड़ क्लब में शामिल होकर अब ये फिल्म सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। इसके अलावा 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली यह तीसरी हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इससे पहले सिर्फ बाहुबली 2 और पठान ही इस क्लब में शामिल हो पाए थे। गदर 2 ने न सिर्फ देश में ही बल्कि विदेशों में भी अच्छी कमाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका और यूके जैसे देशों में यह अच्छी कमाई कर रही है। बड़ी बात यह है कि गदर 2 अक्षय कुमार स्टारर OMG 2 के साथ रिलीज हुई थी। OMG 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, पर गदर 2 को प्रभावित नहीं कर पाई। इसके 2 हफ्ते बाद आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हुई और इस नई फिल्म के रिलीज के बाद भी गदर 2 जबरदस्त कमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल 2 ने रविवार को 8.10 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 86.16 करोड़ रुपए हो चुका है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर ये फिल्म अब 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ गई है। डिफेंस से जुड़े प्रोटेक्टर्स में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पिछले हफ्ते भारत आए ब्राजीलियन सेना के कमांडर जनरल थॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा ने मेड इन इंडिया हथियारों में इंटरेस्ट दिखाया है। पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में जर्मनी लड़ाई और हवाई सुरक्षा के हथियारों का प्रदर्शन देखते हुए डील करने के लिए तैयार है। कन्या के रक्षा मंत्री अडेन ब्रेडुआले भी भारत के नेवल शिप और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं। एक दशक पहले हथियार खरीदने के मामले में भारत आयात देश की सूची में टॉप पर था। 6 साल में हमारा रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में भारत ने 16,000 करोड़ रुपए एक स्वदेशी हथियार और पोर्टर्स 80 देशों से बेचे हैं। डिफेंस की फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। सरकार ने 2025 तक 14,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन का लक्ष्य तय किया, जबकि अगले 5 साल में 35,000 करोड़ के निर्यात की तैयारी की। कुछ साल पहले तक भारत विश्व में रक्षा उपकरणों के टॉप 3 इंपोर्टर्स में एक बन गया था। पहले रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा सैलरी व पेंशन पर खर्च होता था, इससे हमारी GDP पर असर पड़ता था। भारत ने 70% से ज्यादा हार्डवेयर बंद करने शुरू किए। ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी 1 सितंबर को मुंबई में लॉन्च किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ ने मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसे लॉन्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च समारोह में उपराष्ट्रपति धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मराठा आरक्षण को लेकर बवाल जारी है। आरक्षण को लेकर जारी संग्राम में आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा, आपको आरक्षण का लालच दिखाकर इस पक्ष से उस पक्ष तक वोट लिया जाएगा। सत्ता में आने के बाद पर गोलियां चलाएंगे, इसलिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का एक हिस्सा मराठा आरक्षण की आग में झुलस रहा है। आंदोलन जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि मराठा आरक्षण पर सियासी पर्यटन हो रहा है। इस मामले को लेकर आज सीएम एकनाथ शिंदे ने अहम बैठक बुलाई है। वहीं आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जालना पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद लोगों को संयम बरतने की अपील की है। राज ठाकरे ने कहा, इस मामले में मुझे कुछ बातें बताई गई हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा। इस मामले को किस तरह सिर्फ देखा जा सकता है, अभी इस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, मैं आप लोगों को कोई झूठी दिलासा नहीं दिला सकता, ये मैं नहीं कर सकता। अपने संबोधन में राज ठाकरे ने कहा, इस मामले को लेकर वो सीएम शिंदे से बात करेंगे। राजनेता आप पर ध्यान नहीं देंगे,
मैं अभी लोगों को बता रहा था, मराठा समाज को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। ये सभी राजनेता आपका उपयोग कर लेंगे, लेकिन आप पर ध्यान नहीं देंगे। मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी कोर्ट में है। आप इस बात को भी समझिए। ये आपको आरक्षण की लालच दिखाकर इस पक्ष से उस पक्ष कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद आप पर ही गोलियां चलाएंगे। आप इसके लिए पुलिस को दोष मत दीजिए। पुलिस को जिसने आदेश दिया है उसको दोष दीजिए। पुलिस क्या करेगी, ये तो आपकी और मेरे जैसी है। राज ठाकरे ने कहा, समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा करेंगे। इसी पुतले के नाम पर आपका वोट मांगा गया था। 2007 या 2008 में ये विषय उठा था। ये लोग पुतले के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आपका वोट ले लेंगे और सत्ता में आने के बाद आपको छोड़ देंगे। मैं आज आप लोगों के सामने विनती करने आया हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस मुद्दे को लेकर राजनीति मत करिए। अरे वाह, अगर विरोधी पक्ष में होते तो यही राजनीति करते। जिस तरह का वीडियो मैंने देखा, जिस तरह से मेरी माताओं बहनों के ऊपर लाठियां चल रही थी, ऐसे लोगों के लिए जान जोखिम में मत डालिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जब होगा तब वह फिर ऐसे ही कोई मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे। आरक्षण के मुद्दे पर कई जिलों में तनाव है। जालना समेत कई जिलों में बस सेवा बंद है। जालना हिंसा मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। एसपी पर गाज गिराते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। ऐसे में सरकार, पुलिस प्रशासन सभी लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।